हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चों। सबसे पहले आज क्लास का फर्स्ट डे है और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपका सब्जेक्ट है। आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं आपके सिलेबस का बिजनेस लॉ, जिसको ही बहुत सारे वर्ड में मर्केंटाइल लॉ बोला जाता है और उसी को ही कॉर्पोरेट लॉ भी बोला जाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम सीए फाउंडेशन के लिए इसको बिजनेस लॉ या मर्केंटाइल लॉ के नाम से जाना जाता है। अभी बिजनेस ये वर्ड तो आपको पता है, जो कि 11th 12th ओसी में ओसीएम में आपको बेसिक्स में क्लियर हुआ है। मर्केंटाइल यानी सिनोनिम्स ऑफ बिजनेस। मर्केंटाइल मतलब ही क्या, बिजनेस। गॉट इट। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज फॉर यू, दैट इज लॉ। मेन वर्ड क्या है बेटा आप लोगों को इंपॉर्टेंट सबसे? लॉ। लॉ में क्या बोला है देखिए, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया क्या कि लॉ, लॉ यानी क्या, सिंपल सी भाषा में अब आप लोगों को पता होगा। लॉ मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ मीन्स क्या, रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब क्या सर, नहीं समझे? देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि आप आइए हमारे क्लासेस ज्वाइन कीजिए और कल सुबह 10,000 रुपये हमारे अकाउंट में भेज दीजिए। क्लास ऑनलाइन है, पेमेंट ऑनलाइन भेज दीजिए, फीस भी ऑनलाइन भेज दीजिए। तो ये लॉ बन गया क्या बेटा? नहीं, ये रूल्स रेगुलेशंस हुए। रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं नहीं करने हैं दैट डिपेंड्स, ये आगे वाली बात। फिर सर लॉ यानी क्या? तो लॉ यानी क्या, जब ये रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो रूल्स रेगुलेशन फॉर्मुलेट और फॉर्मुलेशन बाय अथॉरिटी। कोई भी आगा रूल बना देगा क्या? नहीं, फॉर्मुलेशन बाय अथॉरिटी। अब अथॉरिटी मतलब क्या सर? सिंपल सी भाषा में अथॉरिटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लाइक दैट। ये सारे क्या है? अथॉरिटी है, एक मैनेजमेंट बॉडी है जो कि पूरे कंट्री को गवर्न करता है। तो दैट विल बी फॉर्मुलेशन। सिर्फ लॉ बना दिए चलेगा नहीं, उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। सो फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ बोथ आर इंपॉर्टेंट। समझा? फॉर्मुलेशन, रूल्स रेगुलेशन बनाना, कौन बनाएगा? अथॉरिटी। देन एग्जीक्यूशन, रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, वो एग्जीक्यूट अप्लाई करने पड़ेंगे, लोगों से फॉलो करवा के लेने पड़ेंगे तब जाके। अब अथॉरिटी मतलब कौन बनेगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। देखिए मैं अभी भी आपका सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया हूं, मैं पहले बेसिक्स कर रहा हूं। जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा आगे का कंसेप्ट समझेगा नहीं। तो सबसे पहले बेसिक क्लियर करते, ठीक है? ओके, तो देन आगे क्या बोला गया है? अब एग्जीक्यूशन अथॉरिटी कहाँ लिखा है, किसने बोला है? स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया यानी हो गया क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। आपके दिमाग में क्वेश्चन, उन्होंने बोल दिया यानी हम मान ले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे हमारे इसमें क्या होता है, एक बुक है, कौन सा पता है? भागवत गीता। वैसे ही मोमेडियन लॉ में कुरान, क्रिश्चियन लॉ में बाइबल, ऐसे ही हिंदू लॉ में क्या है? भगवत गीता। वैसे ही इस बुक में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जैसे मिलता है, वैसे ही कंट्री में आते वक्त या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते वक्त जो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, इन सब का सॉल्यूशन एक बुक में मिलता है। और वो बुक यानी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या है ये बुक? यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक रूल्स रेगुलेशन, हर एक लॉ, हर एक अप्रूवल आपको प्रॉपर मिलेगा। यानी इसके बाहर पूरे इंडिया में कहीं से भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है।
इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको सारे रूल्स रेगुलेशन कहां से अप्लाई मिलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से। समझा? अब सर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या या क्यों, सबसे पहला देख लेते बनाता कौन है? पार्लियामेंट्स। पार्लियामेंट जाने पता है ना? पार्लियामेंट्स, यस एग्जैक्टली, क्या? लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, हमारे इस लॉ को अप्लाई करने के लिए 3 अलग अलग स्टेप्स रखी है। सबसे पहली जो रखी है, दैट विल बी अ लेजिस्लेटिव, या उसको लेजिस्लेशन बोला जाता है। समझे? दूसरा आता है दैट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी पहली, लेजिस्लेशन बॉडी और लेजिस्लेशन बॉडी। दूसरी आती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, और तीसरी आती है जस्ट मिनट, और लास्ट आती है दैट इज अ जुडिशरी। अब हर एक इस बॉडी का क्या काम होता है? देखिए, लेजिस्लेशन बॉडी क्या करती है? फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी लॉ बनाना। अब जो लॉ बनाए हैं वो अप्लाई करना, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशन। ये कौन करता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी। और फिर ये अप्लाई प्रॉपरली हो रहे या नहीं हो रहे हैं, या उनके पेनल्टीज क्या होंगे, वो किस तरह से अप्लाई करना है, इन डिटेल सब कुछ लेखा जोखा जो होता है वो कहां पे होता है बेटा? जुडिशियरी बॉडी पे होता है। समझ में आया? गॉट इट? तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे बनता है, इसके स्टेप्स क्या है, ये सब। अब आपका जो लॉ होता है ना बेटा, ये लॉ स्टेट वाइज अलग होता है, कंट्री वाइज अलग होता है, या कुछ यूनियन टेरिटरीज होती है उनके लिए अलग होता है। तो फिर इसके लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, कौन सा लॉ किसके अंदर आएगा, इसके 3 लिस्ट बना दिए। कितने लिस्ट बनाए बेटा? 3 लिस्ट बना दिए। गॉट इट? उसमें सबसे पहली आती है लिस्ट 1, ये आता है दूसरा लिस्ट 2, और तीसरा आता है लिस्ट 3। अब लिस्ट 1 में क्या होगा, तो इसको बोला जाता है यूनियन और यूनियन टेरिटरी। दूसरा आता है दैट इज अ स्टेट, स्टेट टेरिटरी। और थर्ड वन आता है कॉन्करेंट। अब सर ये तीनों तो समझ में आए, इनके नाम समझ में आए, एक्चुअल होता क्या है? देखिए, अभी यूनियन लिस्ट बोलने के बाद ये सारे रूल्स रेगुलेशन बनते हैं फॉर कंट्री। सारे रूल्स रेगुलेशन कौन से लेवल पे बनते हैं बेटा? ये कंट्री लेवल पे। अब दूसरा होता है स्टेट, बराबर है? तो इसके लिए समझ में आता है नाम पे से ही, ये सारे रूल्स रेगुलेशन कौन से होंगे? सिर्फ अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे गुटखा के लिए महाराष्ट्र में बंदी है, बैन है, लेकिन वैसे गुजरात में या साउथ में होगा ऐसा नहीं। जैसे गुजरात में लीकर, अल्कोहल, दारू के लिए बैन है, महाराष्ट्र में बैन नहीं है, लाइक दैट। यानी अपना अपना रिस्पेक्टिव स्टेट अपना क्या बनाता है? लॉ बनाता है। तो वो कौन से आते हैं? लिस्ट 2 में, जिसको स्टेट लिस्ट बोला जाता है। और देन कॉन्करेंट, जहां पे दोनों का मिक्सचर होता है। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आया? अब जब कहीं पे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाएगा, वहां पे कॉन्करेंट में लॉ कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। समझ में आ रहा है?
और जब एक बार अगर स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बना लिया तो वो कंटिन्यू फॉलो होगा। अब उसके बाद चल के सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि नहीं यार हमें भी लॉ बनाना चाहिए या हम बनाएंगे, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना देगा तो ये स्टेट गवर्नमेंट वाला लॉ क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। मतलब नहीं समझे, चलो बताते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल समझे, मैं मेरा ही एग्जाम्पल देता हूं। मेरे दादा, मेरे पापा और मैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया क्या कि भाई आप एक लॉ बनाओ जो सबको फॉलो होगा। गॉट इट। तो यूनियन में आ गए दादा, या कॉन्स्टिट्यूशन बन गए दादा, कॉन्स्टिट्यूशन बन गए दादा। ध्यान दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन बन गया बेटा, दादाजी। ठीक है। यूनियन लिस्ट में आ गए पापा और मैं खुद। स्टेट में क्या हो गया, लिस्ट 2 में आ गया मैं खुद। अब दादा ने पापा को बोला है कि भाई बेटा क्या एजुकेशन लेगा, क्या नहीं लेगा, क्या कर रहा है, ये ध्यान तुझे रखना है। ये आ गया लिस्ट 1 में, यानी मेरे हर एक एक्टिविटी पे ध्यान कौन रख रहा है, पापा। फर्स्ट एग्जांपल समझा। अब दूसरा एग्जांपल, मुझे कितने बजे उठना है, मुझे कितने बजे सोना है, मुझे किसके पास क्लास लगाना है, मुझे कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, साइंस, कॉमर्स या सीए करना है, सीएस करना है या एमबीए बीकॉम, जो करना है ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, मैं। पापा मुझे प्रेशराइज कर सकते हैं, नहीं। समझ में आया, गॉट इट। तो ये हो गया आपका लिस्ट 2, दैट इज अ स्टेट। फिर सर कॉन्करेंट यानी क्या, अभी समझिए मेरी शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, तो मैं दिल से जाके शादी कर लूंगा, पापा ये लड़की पसंद है मुझे करनी है, तो इससे ही शादी करनी, नहीं तो नहीं करनी। नेवर एवर, ऐसे नहीं होता। उस टाइम क्या बोलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बीच में आएगा, बेटा तुझे लड़की पसंद है तू पहले पापा को बता, पापा को पसंद होगा तो पापा से तू एक दूसरे से बात कर लो, अगर मैटर जमता है, कुछ आपका मीटिंग ऑफ माइंड होता है तो आगे मूव ऑन हो जाओ, तो दैट विल बी अ कॉन्करेंट। कॉन्करेंट यानी समझा, दोनों की मिली भगत। और इसके गाइडेंस किसने दिए, कॉन्स्टिट्यूशन, दादा ने। किसको दिए, पापा को भी और आपको भी। अब इस सिचुएशन में आप दादा का या कहना नहीं मानोगे, ऐसे होगा, नेवर एवर। एक बार पापा को डिनाई कर सकते हो लेकिन दादा को नहीं। तो सेम इन आवर कंट्री, हम सबको ना कह सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें कहा है या जो राइट्स दिए हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं, वो सब हमें फॉलो करने हैं। इसलिए स्टार्टिंग में क्या बोला था मैंने, लॉ मीन्स rules and regulation formulated and executed by authority। समझ में आया, किसने भी रूल बना दिया तो सबको फॉलो करना है, नहीं, अथॉरिटी। अथॉरिटी में कौन आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कौन से बेसिस पे, एक ही बुक है जो पूरे कंट्री का बाप है या पूरे कंट्री को वो सिखाता है, कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाता कौन है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दो चीजें, लोकसभा और राज्यसभा। एंड देन इसको डिवाइड किया 3 बॉडी में। अब ये लॉ एक्चुअल कैसे होते हैं, 3 बॉडी में रन होते हैं। पहला कौन सा, लेजिस्लेशन बॉडी। लेजिस्लेशन बॉडी क्या काम करता है, फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, गॉट इट। दूसरा एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या बोलता है, भाई आपने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं वो जनरल पब्लिक को अप्लाई करो एंड देन वो रन करो, गॉट इट, समझ में आया। एंड लास्ट वन होता है जुडिशियरी बॉडी। अब जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं वो प्रॉपर अप्लाई हो रहे, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, तो लोगों को करने लगाओ, डराओ धमकाओ, कैसे, पेनल्टीज लगा के, उनको पनिशमेंट देके। ये काम कौन करता है, जुडिशरी। अब कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड कितने लिस्ट में हुआ है बेटा, 3 लिस्ट में, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 में आता है यूनियन लिस्ट, बराबर। इसके में क्या होता है, सारे कंट्री लेवल के लॉज बनाए जाते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट्स। स्टेट को कंसिडर करने नहीं जाता, प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, कंट्री को, यूनिटी समझा जाता है, इसलिए इसका नाम है यूनियन लिस्ट। दूसरा स्टेट।
अब यूनियन ने एक लॉ बना दिया, उसमें से अपने को कौन सा लॉ फॉलो करना है वो हर एक स्टेट अपने अपने हिसाब से बनाएगा। जैसे मैंने कहा अल्कोहल, दारू गुजरात में कंप्लीटली बैन है, महाराष्ट्र में नहीं है। गुटखा महाराष्ट्र में कंप्लीट बैन है, लेकिन साउथ में गुजरात में गुटखा बैन नहीं है। डिपेंड्स। गॉट इट? समझे बेटा? ओके। देन नेक्स्ट और लास्ट आता है कॉन्करेंट। यहाँ दोनों मिलके बनाते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। लेकिन आगे चल के अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना लिया तो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ अपने आप वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। गॉट इट बेटा? यहां तक समझा? कोई प्रॉब्लम है? देखिए बेटा, अभी तक हमने देखा कि लॉ क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, किस लिए होता है, कहाँ से आता है, लॉ को कौन रन करता है, क्यों करता है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट लॉ। अब इसके आगे देखना है हमें अपना अपना क्या सिलेबस। तो आपके सिलेबस को थोड़ा सा चेक करते हुए जाते हैं। देखिए, न्यू सीए फाउंडेशन आने के बाद आपका जो लॉ सब्जेक्ट है वो हो गया थ्योरेटिकल। 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर आपको लिखना है, उसमें से लॉ आएगा आपको 60 मार्क्स को। गॉट इट? उसमें सबसे पहला दैट इज आपको चैप्टर नंबर 1 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। गॉट इट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेकंड चैप्टर है आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। देन नंबर 3 पार्टनरशिप एक्ट 1932। देन फोर्थ वन है दैट इज एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। गॉट इट? तो ये 5 चैप्टर आपके सिलेबस को है। अगर इन फ्यूचर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको दैट वन एंड दैट वन फॉर द पर्पज ऑफ सीए कोर्स, सीए स्टडी। और इन द प्रैक्टिस आपको इंपॉर्टेंट है दैट इज पार्टनरशिप एक्ट एंड एलएलपी एक्ट। समझ में आया? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बहुत कम लगेगा, ना के बराबर आगे चल के सिलेबस से भी निकल जाएगा, क्योंकि अभी वो यूज होता ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज होता नहीं है। तो आपका सबसे पहला चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो आपको इंटर में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, अदर लॉज में आएगा। देन पार्टनरशिप एक्ट आपको प्रैक्टिस में लगने वाला है, जनरली एजुकेशन में सिर्फ फाउंडेशन लेवल को है, इंटरमीडिएट फाइनल में नहीं। एलएलपी एक्ट फिर से कहीं नहीं, प्रैक्टिस में थोड़ा बहुत काम में आएगा, लेकिन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। ये पहले था कंपनीज एक्ट 1956, जो कि अभी न्यू सिलेबस के अंदर चेंज होके आ गया है, जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए, चेंजेस हुए, ये सारे पॉइंट्स ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन आवर बैच। ये सारे पॉइंट्स हम आपको कवर करने वाले हैं। गॉट इट? अभी आते मेन अपने बैच में क्या होगा या अपने बैच में कैसे होगा। सबसे पहली एक बात बेटा, जब भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स या लॉ सब्जेक्ट्स पढ़ते हो तब सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है आपको प्रिपेयरिंग शॉर्ट नोट्स। प्रिपेयरिंग शॉर्ट नोट्स। अभी शॉर्ट नोट्स यानी क्या? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहा हूँ, तो वो तुरंत बुक्स में हाईलाइट करना है। कब हाईलाइट करना है, क्या करना है, मैं बताऊंगा। देन आगे चल के आपको लगता है कि ये भाई पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करो, लेकिन गलती मत करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हाईलाइट करना है सर,
चलो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी लाइन हाईलाइट। अरे बेटा एग्जाम को जाते वक्त पूरी लाइन पढ़ने वाला है क्या तू? नहीं, जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ने वाला है उतने ही हाईलाइट करो। सो जितने कहता हूँ उतने ही करो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये पॉइंट मुझे याद नहीं रह सकता, तो उतना एक आधा पॉइंट आप आपके दिल से करो, लेकिन पॉइंट बोला है, सेंटेंस नहीं। प्लीज, बहुत सारे लड़कियां यही गलती करती, एक बार हाईलाइटर रख दिया कि उठाने का नाम ही नहीं, चलते रहता है चलते रहता है। ऐसे नहीं भाई, रेलवे भगानी नहीं है, पॉइंट्स हमको याद करने। हाँ, ओके। द नेक्स्ट वन, प्रिपेयरिंग शॉर्ट नोट्स। सेकंड थिंग इज दैट इज राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत जरूरी है, आजकल के बच्चों को यही नहीं होता, राइटिंग प्रैक्टिस। सर लिखना बोले कि नको? बेटा इसके दो बेनिफिट्स है। एक, इंप्रूवमेंट ऑफ हैंड राइटिंग, एंड सेकंड वन, इंप्रूवमेंट इन क्या? स्पीड। क्योंकि बहुत बार बच्चों को ऐसा होता है, सर पेपर सब कुछ आ रहा था लेकिन हम सॉल्व ही नहीं कर पाए, टाइम ही नहीं पूरा सर, लिखने कुछ नहीं पूरा सर। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करो। तीसरी बात, अच्छा, जितना डेली होता है स्टडी ऑन डेली बेसिस, क्योंकि लॉ ये सब्जेक्ट ऐसा है जो कि आपको जिंदगी में पहली बार पढ़ना पड़ रहा है, और सब कुछ वर्ड्स, सेंटेंसेस, कंसेप्ट सब कुछ न्यू है। डेली स्टडी, नो एक्सक्यूज टू लॉ, इन ट्यूशन टाइम आल्सो एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लास आल्सो। यानी मैं जितना रोज पढ़ा रहा हूं उतना रोज आपको पढ़ना ही है मेरे साथ, और साथ ही साथ क्लास खत्म होने के बाद भी। समझिए फॉर एग्जांपल 3 महीने के अंदर हमारा बैच खत्म हो जाता है, फिर भी आपको पढ़ना जरूरी है। समझ में आया? गॉट इट? यस और नो? ओके, दैट इज डेली स्टडी। नेक्स्ट वन, डाउट सॉल्विंग। भाई कोई भी कंसेप्ट नहीं समझी हो, ठीक है, बैच होने तक आप नहीं पूछ पा रहे, लेकिन बैच होने के बाद आप कॉल करके पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे शेयर किया जाता है, उस कंसेप्ट का पिक निकालिए, प्रॉपर स्कैन कीजिए, मुझे भेजिए और बोलिए सर ये पॉइंट नहीं समझा, समझाइए। आई विल बी कॉल यू, मैसेज यू, टेक्स्ट यू और वॉइस क्लाइप, कुछ भी भेज के आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। दिमाग में डाउट रख के पढ़ना नहीं है या आगे क्लास को मूव करना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, क्योंकि एक डाउट रख के आप कंटिन्यू करोगे ना, तो आगे वाले कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं जाएंगे। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल खाना खाते वक्त कुछ अटक जाता है गले में, आगे वाले निवाले डालते हो या खाते हो तो जाएगा नीचे? नहीं। वैसे दिमाग में जब तक कोई कंसेप्ट अटकी है, आगे मत बढ़ो, क्लियर करो देन मूव एड। क्लियर कब करना है? क्लास खत्म होने के बाद। गॉट इट बेटा? ओके, नेक्स्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज रिवीजन। ये सब का आपको क्या करना है? रिवीजन। एवरी 4th डे एंड एवरी 7th डे, मीन्स एवरी संडे। हर 4 दिन में एक बार लिखना है, या सॉरी रोज लिखना तो रोज है, हर 4 दिन बाद रिवाइज करना है, और संडे को फुल रिवीजन थरोली इन डिटेल। समझ में आया? ईच संडे, ध्यान में रखना। गॉट इट? नहीं तो संडे फंडे सर एक दिन मिलता है छुट्टी, ऐश मजा, नेवर एवर। कुछ दिन के लिए ये सब कुछ भूल जाना है। समझ में आया? ये सारी चीजें कंसिडर करके आपको क्लास कंटिन्यू करना है। गॉट इट? अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है बच्चों का कहां पे? दैट इज अ राइटिंग प्रैक्टिस, और दूसरा डेली स्टडी, और उसमें भी ये सबसे बड़ा आपका जानी दुश्मन है, दैट इज हैंड राइटिंग। देखिए बेटा, जितने हैंड राइटिंग बेटर होगी ना, उतने मार्क्स बेटर आएंगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस कब से स्टार्ट करना है आपको? अभी से। अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि आगे चल के 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में आपका हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट होगा। ऑन द स्पॉट करोगे तो कुछ नहीं होगा।
स्पीड बढ़ेगा, लिखने में इंटरेस्ट आएगा। और एक हिंदी में कहावत है, 100 बार बका 1 बार लिखा इज इक्वल टू 1 बार, यानी 10 बार बोलना और 1 बार लिखना सेम गेन होता है। एज यू विश, आपका करियर, आपका वर्क, आपका हार्डवर्क, तो इस हिसाब से आपको काम करना है। समझ में आया बेटा? देन नेक्स्ट, हैंड राइटिंग तो सुधारनी, साथ में स्पीड भी। सर मैं तो हैंड राइटिंग के नाद में स्पीड नहीं आ रहा है, नहीं तो ये सिर्फ कैसे होगा बेटा? आपके सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस से। समझ में आया? गॉट इट? ये सारी बेसिक कंसेप्ट्स हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट वन, आगे। अब हम एक्चुअल स्टार्ट करने वाले अपना सिलेबस। लेकिन अभी सिलेबस स्टार्ट करने से पहली बात, आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आपको मोर देन इनफ है। समझे? इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से जितना पढ़ोगे उतना वेल एंड गुड रहेगा, क्योंकि एक बार इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल की लैंग्वेज आपको समझ में आती है तो मोर देन इनफ है। देन रोज क्लास को जब स्टार्ट करेंगे तब आपको एक पेन, रफ बुक एंड इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल प्लस हाइलाइटर एंड पेंसिल, ये चीज कैरी करनी है। और एक रेड पेन, क्या कहा मैंने? रेड पेन, हाइलाइटर, पेंसिल, इंस्टीट्यूट बुक एंड वन रफ बुक। शॉर्ट नोट्स की बुक नहीं बोल रहा हूं मैं, रफ बुक, जिसमें मैं कुछ रनिंग में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कहूंगा तो वो आपको लिखते जाने हैं। ये होगी 5। ये 5 चीज़ें आपको कंपलसरी क्लास में मेरे सामने जब आओगे, ऑनलाइन, फेस टू फेस, जहाँ कहाँ पे भी आओगे, जैसे भी आओगे, कंपलसरी आपको रखना ही है। सेकंड थिंग, रफ बुक और राइटिंग प्रैक्टिस का बुक एक नहीं रहेगा। राइटिंग प्रैक्टिस का सेपरेट बुक मेंटेन रखना है और उसमें रोज लिखना है। रोज कैसे लिखोगे, ये कैसे चेक होगा? ऊपर कंपलसरी डेट डालनी है। देखिए बेटिया, हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो प्रोफेशनल कोर्स में छिछोरे चाले करना मत। डे टू डे पेज पे डेट्स डालने हैं, डे टू डे स्टडी लिखना है, डे टू डे रनिंग नोट्स बनाने हैं और वो रिवाइज करने हैं। तो जब आप बाद में जब कभी रिवाइज करोगे और देखोगे कि भाई इस दिन मैंने ये लिखा था, उस दिन वो लिखा था, ये लिख के ये किया, वो अपने आप प्राउड आएगा। सेकंड थिंग, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। थर्ड थिंग, इतने बार पढ़ लिया यार, मुझे याद हो गया है, ये अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा और इस तरह से ये सब्जेक्ट में अपने आप इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। समझ में आया? तो लॉ सब्जेक्ट जो सब लोगों को हार्ड लगता है, ये सब्जेक्ट मैं आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग बना के दूंगा। इट्स माय चैलेंज टू यू। बस ये जो रूल्स रेगुलेशन बोले हैं वो सब के सब आप लोगों को फॉलो करने हैं। समझ में आया? गॉट इट? फिर से एक बार कह रहा हूं, ये सारी चीजें ध्यान में रखना है और इसी तरह से डेली शेड्यूल हमें अपना फॉलो करना है। रोज अपना बैच 45 मिनट्स टू 1 आवर होगा और इसी वक्त रहेगा। ठीक है? आज के लेक्चर में हम यहीं रुकते हैं। आज जो कुछ मैंने बताया था वो सब कुछ लिख के निकालना। अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं है तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो शेयर स्क्रीन लिख लो रफ बुक में। बाद में इसे प्रिपेयर करना प्रॉपर नहीं भी किया तो चलेगा, सिर्फ रफ बुक में लिख के रख लो। देन आते जाते कभी कभार रिवाइज कर लिया करो। फेयर बुक में नहीं आया तो भी चलेगा, क्योंकि आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन ये लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, नेक्स्ट लेवल पे इंटरमीडिएट में आपको इनकम टैक्स जब पढ़ना है तब इनकम टैक्स एक्ट आएगा और उसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, ये सारी चीज़ें कौन से लिस्ट में से आई है, किस शेड्यूल से आई है, तब समझाएगा कोई भी नहीं। इसलिए अभी एक्सप्लेन किया। और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं सब कुछ चीज़ें बेसिक से लूँगा। उसके वजह से आपको आगे चल के नहीं चलना चाहिए यार, कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ चीज़ होती है, लिस्ट कुछ होती है, ये कॉन्करेंट क्या होता है। नो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और हर एक सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टिंग बनेगा। गॉट इट? तो आज यहीं रुकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।